सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उन प्राथमिक अभिक्रियाओं में से एक है जिनमें फसलों, फलों, सब्जियों और पशुपालन की क्रियाएं सम्मिलित है। वर्तमान में भारत में 55 से 60% जनसंख्या कृषि से संलग्न है। इसी वजह से कृषि को भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हरित क्रांति के समय उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति को काफी प्रभावित किया है और जल स्तर को भी प्रभाव देखा जा सकता है। पंजाब हरियाणा साइड भूमिगत जल का अधिक दोहन करना देखा जा सकता है। सस्टेनेबल इसे कहते हैं जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को प्रभावित अर्थात संतुलन बनाते हुए कृषि करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है जल का दोहन, कार्बन अर्थात जैसे पराली के जलाना, उर्वरकों द्वारा प्रदूषण, जल का प्रदूषण करना और मृदा का ह्रास होना इत्यादि शामिल है इन्वायरमेंट में, जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं और ओजोन परत को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि चावल द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन, जानवरों द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन, ये सब इन्वायरमेंट में आते हैं। और इकोनॉमिकली में कृषि की लागत अर्थात इन किसानों को सब्सिडी देकर उनकी आय में वृद्धि करना, उनका स्टोरेज अर्थात मंडियों तक पहुंचाना, ये सब सस्टेनेबिलिटी में शामिल है। और सोशली इन्वायरमेंटली सोशली अगर देखा जाए तो उनको पीडीएस सिस्टम द्वारा वापस लोगों तक पहुंचाना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉक होल्डर, एग्रोकेमिकल्स, इन सबको मेंटेनेंस अर्थात संतुलन बनाने पर सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर कहा जाता है। कृषि के प्रकार, इसको पुराने समय से और अभी तक कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि निर्वाह कृषि, गृह निर्वाह कृषि, आदिम कृषि, जिसमें स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, जलवासी पशुचारण कृषि, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर भूमि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि और बहुप्रकारी खेती, जो कि अलग अलग प्रकार से फसलें बोई जाती है, रेंचित कृषि, आर्द्र और तर कृषि, संरक्षक कृषि, कृषि जुताई, जुताई रहित कृषि, जैविक खेती, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। निर्वाह कृषि अर्थात निर्वहन के लिए बोई जाती है, जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करना निर्वाह कृषि कहलाता है। ये पारंपरिक रूप से उपज जो पैदावार थोड़ी कम होती है और ये इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। और निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। यहाँ चावल मुख्य फसल होती है। और आदिम कृषि, इसमें स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण कृषि शामिल है, जो कि समय समय अनुसार अपना स्थान बदलती रहती है, उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। यह अमेज़न बेसिन के सघन घने वनों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल है। स्थानांतरण की वजह कई हो सकती है, जैसे कि भारी वर्षा की वजह से भी हो सकता है, अकाल की वजह से भी हो सकता है, उर्वरा शक्ति की समाप्ति की वजह से भी हो सकता है, और तरह तरह के वृक्षों को काट कर वैसे इसको साफ करके भूखंड को साफ किया जाता है, फिर इसे स्थानांतरित किया जाता है। जलवासी पशुचारण, जलवासी पशुचारण क्या होती है? अपने पशुओं के लिए चारे का उपलब्धता द्वारा स्थानांतरण अर्थात अलग अलग स्थानों पर विचरण करना अपने पशुओं की वजह से। पशुचारण मुख्यतः जैसे कि भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। वाणिज्यिक कृषि में उत्पादन, पशुपालन और बाजार में विक्रय हेतु उत्पादकता शामिल है, जैसे कि बड़े बड़े खेतों में कृषि करना, उनका निर्वहन करना, लाइक जो औद्योगिक है उन्हें वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है, जैसे कि कॉटन है, कपास है। इनका अधिकतम काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है अर्थात इकोनॉमिकली होता है, इन्हें वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है।
इनको दरअसल 3 प्रकार में बांटा जा सकता है: अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। अनाज कृषि में जो खाद्य फसलें हैं जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, अनाज और चावल इत्यादि इनमें माना जा सकता है। और मिश्रित कृषि में जो भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए, पशुपालन के लिए किया जाता है चारे के रूप में। रोपण कृषि में चाय, कौवा, काजू, रबड़, केला, कपास इत्यादि शामिल है। संचित कृषि उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है: रक्षित कृषि और उत्पादक कृषि। रक्षित कृषि क्या होती है? इसमें आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पुनः पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों में पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। और उत्पादक कृषि, इसका उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। वर्षा निर्भर कृषि, जिसे बारानी कृषि भी कहा जाता है। वर्षा निर्भर कृषि वर्षा ऋतु में उपलब्ध वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। इसको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे कि थार कमर्शियल साइड जो रेतीले है, चूरू से और जालोर तक का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी राजस्थान जिसे कहते हैं, इसमें रागी, बाजरा, मूंग ये अच्छे प्रकार से हो सकते हैं वहां पर। और आर्द्र भूमि क्या होती है? यह उन प्रदेशों में होती है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। यहाँ अधिकतर अपर्दन मृदा का अपरदित मृदा निक्षेप होना ये सब देखा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। विशिष्ट खेती से अभिप्राय उस खेती से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक फसल से प्राप्त करे, जैसे कि चाय, कौवा, गन्ना, रबड़। ये खेती रेचिंग खेती जो कि प्राकृतिक होती है, और आर्द्र और तर्क कृषि इनमें शामिल होती है। आर्द्र कृषि या तर्क कृषि जिसे कहते हैं, ये कृषि जलोढ़ मृदा में के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, अर्थात पूर्वी भारत जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल इत्यादि शामिल है। और रेंचित खेती वो जिसमें जुताई, बुआई और फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। इस प्रकार की कृषि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी फसलों से, धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग वृद्धि से, इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समस्त क्रांतियों से। संरक्षण कृषि, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है: न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, फसल अवशिष्ट, फसल आवर्तन। फसल आवर्तन क्या होता है? इसमें बीमारियां वगैरह जैसे कि खरपतवार, कीटों और रोगों में कमी लाती है। और फसल अवशिष्ट, मृदा सतह को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट को बनाए रखना। और न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, जीरो टिलेज इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संरक्षण जुताई जो कंजर्वेशन टिलेज कहा जाता है, ये पूरी तरह संरक्षित किया जाता है, इसे खेतों में नहीं उगाया जाता। ये नर्सरियों में पोषक तत्वों को प्रदान कर अथवा फव्वारा पद्धति से उगाया जाता है, या कभी कभी खेतों में थोड़ा बहुत उगा सकते हैं फसलों की प्रकृति के अनुसार। और ये मोटे मुनाफे वाली फसलें होती है, क्योंकि इसकी लागत भी अधिक होती है और पैदावार भी अधिक होता है, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है इसका। जुताई रहित कृषि, नो टिल फार्मिंग अर्थात जीरो टिलेज। बिना जुताई के कृषि यानी कृषि करने का वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है, यह कृषि की नई विधि है जिसके कई लाभ हैं। जुताई न करने से समय और धन की बचत होना, जुताई न करने से भूमि का अपरदन बहुत कम होना, नमी का बना रहना, क्षति कम होना अर्थात भूमि के अंदर जैव विविधता की क्षति नहीं होना, कम खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होना, और बुआई के समय कम लागत।
जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें कीटनाशकों का न्यूनतम से न्यूनतम उपयोग किया जाता है। फसल चक्र हरित खाद कंपोस्ट पर आधारित होती है और जैविक कीटनाशकों की वजह से मृदा की उर्वरा शक्ति खराब होती है, वातावरण दूषित होता है और स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अर्थात जैसे कीटनाशक वगैरह डालेंगे तो वो फसल के अंदर आएंगे ही आएंगे उसके पार्टिकल्स। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। और सिद्धांतों की बात करें तो इसमें मिश्रित कृषि, कार्बनिक चक्र अनुकूल फसल अपवर्तन अथवा फसल आवर्तन शामिल है। और इसके लाभों की बात करें तो कृषकों की दृष्टि से और मृदा की दृष्टि से और पर्यावरणीय तौर पर किस प्रकार से, कृषकों के तौर पर यह भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करती है परंतु उपजाऊ नहीं करती है। इसमें सरकार की भागीदारी थोड़ी आवश्यक है R&D डिपार्टमेंट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है, सब्सिडी की कम आवश्यकता होती है और इकोनॉमिकली ठीक है। मृदा की दृष्टि से देखा जाए तो यह उपजाऊ क्षमता तो खैर बढ़ती है। भूमि में जल वाष्पीकरण की दर कम होती है और भूमि में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात पोरोसिटी बढ़ाती है, भूमि की मृदा की गुणवत्ता में सुधार करती है। अब पर्यावरणीय तौर से देखा जाए तो भूमि जल स्तर में वृद्धि होती है, इससे फसल की लागत में कमी आती है, प्रदूषण कम होता है, जल प्रदूषण कम होता है और कचरे की जो उपयोग है खाद बनाने की बीमारियों में कमी आती है, अर्थात क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है। कॉस्ट तो बढ़ेगी और उत्पादन थोड़ा सा कम होता है इससे, जो हम केमिकल यूज करते हैं उससे। और एक है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि काफ़ी पुरानी पद्धति है। इसमें एक ही खेत में कई सारी फसलें, तरह तरह की फसलें उगाई जाती है। एक बहु फसलें भी कहा जाता है, दो फसलें भी उगाते हैं और ये इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जैसे कि शुष्क फसलें जो कि अधिक टेम्परेचर और कम पानी में भी उग जाती है, वो अपनी पत्तियों को दूसरी फसल की जड़ों में डालती है जिससे कंपोस्ट बनता है। और जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिंक, इनकी मात्राएं अधिक होती है जो कि कम पानी में भी उग सकती है। और जिनके लिए कंपोस्ट और इन सब की आवश्यकता होती है, इन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है और फलों की आने की क्षमता अधिक होती है अथवा हो जाती है या उसकी दक्षता बढ़ जाती है। इसे मिश्रित कृषि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बढ़ती है। और इकोनॉमिकल भी देखा जाता है, अगर कभी कभार जैसे जलवायु का अधिक जलवायु परिवर्तन होता है तो एक फसल का नष्ट हो जाना दूसरे फसल को बढ़ोतरी अर्थात दूसरी फसल पर निर्भरता को बढ़ा देता है, जिससे कि पूरा लॉस नहीं होता, आधा आधा लॉस बढ़ जाता है। क्रॉप रोटेशन, इसमें फसलों का समय समय पर, जैसे कि एक साल में 2 बार फसल होती है, तो 6 महीने के लिए अलग फसल लगाना और 6 महीने के लिए दूसरी फसल लगाना, अर्थात फसलों का चक्रीकरण, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति और एक दूसरे को उपलब्ध मेटेलिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है और कीटों की बीमारियों का पर नियंत्रण होता है। ये वृद्धि नहीं होती इनमें, अर्थात इसको साधारण तरीके से समझे तो जैसे कि 1 महीने में सोयाबीन की कटाई हुई, उसकी कटाई, बुआई और उसके पत्तियों का झड़ना, कंपोस्ट बनना, वो सब खेत में ही रह जाता है, जो कि अगली फसल के लिए कंपोस्ट के रूप में कार्य करता है, जिससे कार्बन का बनना, डिग्रेडेशन होना, राइजोबियम का अधिक से अधिक बढ़ना, ये फसल के लिए लाभदायक। फसलों के चक्रीकरण में जैसे कि हरा चना, गेहूं, मूंग और मूंगफली, गेहूं, मूंग, अरहर, गन्ना, गेहूं, मूंग, धान, गेहूं, मूंग, और स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है ये पुअर है, कॉर्न, इसको एक साथ बोने पर ये काफ़ी कम इफेक्टिव होता है। फेयर में कॉर्न, सोयाबीन, और बेटर में कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन, और बेस्ट माना जाता है जिसमें कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन, अल्फा। पोषक तत्वों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और गौण रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, सोडियम, निकेल,
इत्यादि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जनरेट होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हालांकि कम होती है, जो कि फलियों के लिए और पौधों की ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक। सबसे पहले नाइट्रोजन को देखें तो ये मसल्स बिल्डर होता है, जो कि यानी जड़, तना, पत्ती की वृद्धि विकास में शामिल होता है और ये गहरा हरा रंग प्रदान करता है और वनस्पतिक वृद्धि प्रदान करता है। और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के अधिक से अधिक संश्लेषण में काम करता है। और प्राकृतिक जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया का निर्माण करती है। नाइट्रोजन उर्वरक की अत्यधिकता से मिट्टी की अम्लता में वृद्धि होती है, जो कि HNO3 का निर्माण करती है और भूमि जल में नाइट्रेट का निक्षालन अर्थात लिंचिंग हो सकता है। और फास्फोरस किस किस काम आता है? फास्फोरस दरअसल बीज, पुष्प और फलों के विकास के लिए आवश्यक है। ये कोशिका विभाजन के लिए बड़ा आवश्यक है। जड़ों के विकास में सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड का अविभाज्य अवयव है और अमीनो अम्लों का अवयव है, जो कि आनुवंशिक सूचना का वाहक है। यह एंजाइम का आवश्यक भाग है। और पोटेशियम किस काम आता है? यह एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और ठंडे बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में अर्थात भोजन बनाने में वृद्धि करता है और ठंडक और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता देता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या? पोटेशियम। और कैल्शियम के बारे में, ये कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, जो कि कोशिका भित्ति की स्थिरता को बनाए रखता है। सेल्स के कार्यवाहकों के लिए मसल्स रिलैक्स और मसल्स गेन का कार्य करता है ये कैल्शियम। और हड्डियों में काम आता है और पौधों में पत्तियों का गिरना रोकता है ये। और अग्रभागों में वृद्धि कैल्शियम से प्रभावित होती है और कोशिका झिल्ली का एक भाग है। मैग्नीशियम एक क्लोरोफिल का प्रमुख अवयव है, जो कि प्रकाश संश्लेषण संभव बनाता है। कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण आदि के भाग लेने वाले अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। फास्फोरस के अवशोषण और स्थानांतरण में वृद्धि करता है। क्या? मैग्नीशियम। सल्फर के बारे में, यह क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। यह विटामिन B1 के भाग है, अर्थात यह विटामिन B1 में भी पाया जाता है और यह प्रोटीन की संरचना को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है, जैसे कि अमीनो अम्ल सिस्टीन और मेथोनमाइन। और जिंक हार्मोन के जैव संश्लेषण में योगदान देता है। अनेक प्रकार के खनिज एंजाइमों में रंग देता है और यह फास्फोरस और नाइट्रोजन का उपयोग में सहायक होता है। कौन? जस्ता। और कॉपर, यह विटामिन A के निर्माण में वृद्धि में सहायक है और अनेक एंजाइमों में का मुख्य घटक होता है। कॉपर यह मेटेलिक कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने में काफ़ी अच्छा प्रेरक माना जाता है। और आयरन की बात करें तो पौधों के क्लोरोफिल में के संश्लेषण में सहायक होता है और एंजाइमों में आवश्यक होता है। मैग्नीज की बात करें, प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादपों में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नाइट्रोजन के उपापचय क्लोरोफिल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट में के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। बोरोन की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है। थैंक यू।